हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे विजन आईएएस की कॉपी है, ठीक। और ये कॉपी लिखी गई है रवि श्याक सर के द्वारा, ठीक। और ये कॉपी है जीएस पेपर 4। तो इस पेपर में इन्होंने केस स्टडी को सॉल्व किया है और इसी केस स्टडी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। और ये जो केस स्टडी है बहुत ही ज़्यादा सटीक तरीके से इन्होंने सॉल्व की है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जीएस पेपर 4 और एथिक्स दोनों एक ही पेपर होते हैं। और इसके साथ जो एथिक्स का पेपर है इसमें एक केस स्टडी 20 नंबर की आती है और कुल 6 केस स्टडी आती हैं, ठीक है। और इसके साथ ये 120 नंबर की आती हैं। यूपीएससी का पेपर आपको पता होगा, ये पेपर आता है 250 मार्क्स का और 250 मार्क्स में से 120 नंबर की केस स्टडी आती है। और केस स्टडी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है जीएस पेपर 4 में नंबर बढ़ाने के लिए। और ये भी बात है, और वो है, एक सेकंड, एक और मैं बात बता रहा हूँ कि जीएस पेपर 1, 2 और 3 इन तीनों पेपर में एवरेज नंबर आते हैं, ठीक है। सभी के एवरेज नंबर आते हैं। लेकिन इसके साथ अगर बात करें जीएस पेपर 4 में, जीएस पेपर 4 एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही अच्छे ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक मेन पॉइंट है और वो है भाई साहब केस स्टडी। केस स्टडी को अगर आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं, सटीक पॉइंट लिखते हैं, तो मान के चलो मैंने जैसा कि बताया अभी आपको 120 नंबर, तो 120 में से 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 80 नंबर से ज़्यादा आप ला के आ सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही जीएस पेपर के नंबर की बात। तो यहाँ पे हम केस स्टडी को देखते हैं, ठीक है। और केस स्टडी को पहले देखेंगे, इसके बाद इन्होंने किस प्रकार से केस स्टडी को सॉल्व किया है उसको हम एनालिसिस करेंगे। और इसी के आधार पे आपको भी अपनी केस स्टडी लिखनी है। आप नई केस स्टडी को मत उठाइए, इसी केस स्टडी को उठाओ, पढ़ो, समझो और इसके बाद इसी को लिखो अपनी भाषा में, ठीक है। और ये जो तरीका है ना, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं ना, मान के चलो 8 से आपने 10 केस स्टडी लिखी, इन्हीं की केस स्टडी लिखी, इनकी लिखी या किसी और टॉपर की लिखी, तो एक आपको फेयर आइडिया हो जाएगा केस स्टडी को किस प्रकार से शुरुआत करते हैं, उसका बॉडी पार्ट क्या होगा और उसका जो कंक्लूजन होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि आप जो जितने भी टॉपर हैं उनकी केस स्टडी उठाएं, पढ़ें, समझें और उसके बाद उसी केस स्टडी को लिखना प्रारंभ करें। तो अब शुरू करते हैं इस केस स्टडी को, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत की गई है भारत में कई एक राज्य हैं जिन्होंने अनेक बार शराबबंदी के प्रयोग किए, मतलब उन राज्यों में शराब नहीं बिकेगी इसका प्रयोग किया है। और इसके साथ यह भी देखा गया है कि यह सर्वविदित है कि इनमें से कई राज्यों में अवैध शराब उद्योग फल फूल रहा है। मतलब कहने का है कि कई एक ऐसे राज्य जिन्होंने शराब को तो बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद भी अवैध शराब धंधे फल फूल रहा है, ठीक है। और इसके साथ आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त यह विडम्बना है कि जहां कई राजनीतिक दल जो नेताओं ने राजनीतिक दल हैं तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की प्रमुखता का उल्लेख किया है। लेकिन वहीं राजनेता अपने चुनाव अभियानों के दौरान मतदाताओं के बीच शराब बांटते हैं। मतलब एक तरफ तो इन्होंने कह दिया कि अगर हम जीतते हैं तो शराब को बंद कर देंगे, और वहीं जब चुनाव होता है तो वहीं पे वो वोट पाने के लिए दारू को बांटते हैं, ठीक है, शराब को धुआंधार तरीके से बांटते हैं। तो ये एक विडम्बना देखने को मिलती है दोनों तरफ से, ठीक है। और आगे कहा गया है कि इसमें अवैध शराब के धंधों को भी बढ़ावा मिलता है और कई लोग इससे अपनी जान भी गंवा देते हैं, ठीक है। और इस बस इतनी केस स्टडी है। देखो इस केस स्टडी में अगर समरी टाइप पढ़े तो ये देखा गया कई राज्य हैं इनमें शराब के धंधे को बंद कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही उसके काले धंधे चल रहे हैं, ठीक है। मतलब चोरी करके शराब बेची जा रही है। और हम कई बार देखा होगा आपने, जिसको हम क्या बोलते हैं, कच्ची दारू बोलते हैं, ठीक है। कच्ची शराब जो पानी की तरह होती है, वो लोकल लोग जो घर में होते हैं ना, फैमिली वाले, वही अपने स्तर पे दारू को बनाते हैं और
बेचते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के काले धंधे भी चल रहे हैं। और एक और चीज़ विडम्बना देखी गई है कि जब चुनाव आते हैं तो जो नेता लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम जीत जाएंगे तो दारू को बंद कर देंगे, और वहीं देखा गया है कि जब चुनाव के दौरान वही नेता लोग वोटों को बढ़ाने के लिए जो दारू का वितरण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दो तरह की बातें देखने को मिलती हैं। तो इसी से संबंधित केस स्टडी है। केस स्टडी एक तरह से उलझन होती है, ठीक है। एक कोई केस दे दिया है और एक ऐसे मान लो कोई उलझन दे दिया, और उस उलझन को आपको कैसे निकलना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, एक तरह से समस्या होती है। तो बस इसी संबंधित है। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट दिए गए हैं और तीन पॉइंट के आधार पे केस स्टडी को सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप केस स्टडी में 3 पॉइंट दिए हों, 4 पॉइंट दिए हों, कहने का मतलब अगर केस स्टडी में लास्ट में पॉइंट दिए गए हो ना, तो केस स्टडी को ईजी मान के सॉल्व करते हैं। और ईजी होती है क्योंकि उसमें दिया होता है कि हमें केस स्टडी को किस दिशा में लेके जाना है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि केस स्टडी दे रखी होती है और पॉइंट जैसी चीज़ें कोई भी नहीं दे रखी होती है, और उस केस में हमें एक सटीक जानकारी नहीं होती कि केस स्टडी को किस दिशा में लेके जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी कौन सी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, ठीक है, जिनका कारण व्यापक रूप से मद्यपान है। और आगे कहा गया है कि क्या आपको लगता है कि शराब पर प्रतिबंध लगाने से समस्याओं के समाधान की तुलना में अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मतलब अगर शराब पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, ठीक है, तो समस्या के समाधान की जगह पे और अधिक समस्याएं तो नहीं हो जाएंगी। और आगे कहा गया है कि प्रतिबंध के अभाव में, ठीक है, प्रतिबंध के अभाव में विशेषकर देश के युवाओं में बढ़ती शराब की लत की समस्या से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर केस स्टडी को तो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं केस स्टडी को किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। देखो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कथनी व करनी के महत्व अंतर, सॉरी यहाँ पर लिखा है महत्व के अंतर के साथ सत्यनिष्ठा में विचलन के मुद्दे को संबोधित करती यह केस स्टडी का समाज में निहित बुराइयों व उनका निराकरण की समस्या पर प्रकाश डालती है। कथनी व करनी का मतलब है कि मतलब कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और जैसा कि नेता लोगों में देखने को मिलता है, कहा है कि अगर हम जीत जाते तो दारू को बंद कर देंगे, और वहीं जीतने के लिए दारू को हम यूज कर रहे हैं और जो वोटर हैं उनको उनमें बांट रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। और आगे कहा गया समस्या पर प्रकाश डालती है, ठीक है। सामाजिक व आर्थिक समस्याएं क्या हैं, तो ये कुछ समस्याएं जिसमें दिखाया गया है कि सामाजिक स्तर पर क्या समस्या है। जैसे समाज में व्याप्त तनाव देखने को मिलता है। इसके बाद शराब को कई वर्गों की सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। और आगे कहा गया है कि कई धार्मिक प्रचलनों में शराब का बांटने का प्रचलन होता है। और आगे महिलाओं का अशांतिकरण न होना, एवं आगे कहा गया है कि शराबबंदी के विरुद्ध प्रभावी रूप से खड़ी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सामाजिक स्तर पर देखने को मिलता है। और यहाँ पे कहा गया है ना, प्रचलनों में शराब का बांटने का प्रचलन है, ठीक है। जैसे भैरव की पूजा करते हैं तो वहाँ पर शराब बांटते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे पंजाब क्षेत्र में आप देखेंगे, हरियाणा में, तो वहाँ एक सामाजिक रीति रिवाज है कि जो व्यक्ति शराब पीता है तो वो एक उच्च या अच्छा व्यक्ति माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे आर्थिक कारण की यहाँ बात की गई है। आर्थिक कारण में क्या आ जाता है, जो लोग या जो फैमिली में लोग ज़्यादा से ज़्यादा दारू पीते हैं वे अक्सर करके गरीब देखने को मिलते हैं। रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग दारू पीते हैं वो जितना मान के चलो डेली का 300 रुपये कमाया उन्होंने, ठीक है। और मैंने ऐसा भी देखा है जो लोग 300 कमाते हैं ना, वो 350 रुपये खर्च कर देते हैं। तो भाई गरीबी तो आई गई, ठीक है। इस प्रकार की समस्या भी देखने को मिलती है। खैर ये तो लोकल का मुद्दा है, लेकिन अगर हम डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर बात की गई है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार यह संज्ञानात्मक कर की भांति है और व्यक्ति को दीर्घकालिक विजन के रूप नहीं सोचने देती है। कौन? शराब, ठीक है। मतलब सुबह कमाया, शाम को दारू पी के खर्च कर दिया। दीर्घकालीन हमें कोई मतलब ही नहीं है कि आगे भविष्य में क्या करना है। मान के चलो आपके बच्चे हैं, बच्चों को एजुकेशन देनी है, फिर उसके बाद उनकी शादी करनी है, फिर घर बनाना है, गाड़ी लेनी है। इस प्रकार की कोई भी जो प्लानिंग है सारी फेल हो जाती है। बस आपको सुबह कमाना है और शाम को दारू पीने और मस्त होके सो जाना है। बस इसी प्रकार की सोच के साथ जो लोग होते हैं दारू वाले, वो सोच के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं और जिसके कारण आर्थिक स्थिति ज़्यादा ही उनकी ख़राब हो जाती है, ठीक है।
तो फिर आगे कहा गया बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के बारे में बस सिंपल है, बेरोजगारी के बारे में काम न होने का तनाव। ऐसा भी होता है कि आप सुबह ही दारू पी ली और भाई साहब शाम तक टुल रहे, ठीक है, तो काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी तो आएगी। इसके बाद कम कीमत, ठीक है, देसी दारू की कम कीमत होने के कारण भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दारू पीते हैं, ठीक है। और इसके साथ आगे देखा गया कि महिलाओं का वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर न होना, ठीक है। तो ये चीज़ जो ज़्यादातर आज की डेट में भी गाँवों में देखने को मिलती है कि जो गाँव की महिलाएं होती हैं वे पूरी तरह से अपनी फैमिली का जो मुखिया होता है, फैमिली का मुखिया होता है, एक तरह से उनका हस्बैंड हो सकता है या फिर उनका बच्चा हो सकता है, ठीक है, चाइल्ड हो सकता है। तो इन्हीं दो लोगों पे निर्भर रहती हैं और आर्थिक स्थिति रूप से या वित्तीय रूप से महिलाएं पूरी तरह से खाली होती हैं। और फिर आगे कहा गया है कि अन्य दोनों रूपों में समाज के मूल्यों का विघटन भी इस समस्या को जन्म देता है, ठीक है। फिर आगे कहा गया है शराब पर प्रतिबंध या प्रभाव, ठीक है। और इसमें देखने को मिलता है, और ये शराब बेचना प्रतिबंध है, ठीक है। फिर कहा गया है कि शराब का निर्माण आदि पर बैन कर दिया जाए। और इसके बाद आगे कहा गया है कि समाज में सामाजिक अपराधों जैसे घरेलू हिंसा, दुर्घटना, मानसिक तनाव आदि भी में कमी आती है। कब ये कमी तब आएगी जब शराब पर प्रतिबंध लगा देंगे, ठीक है। देखो शराब होती, जहाँ शराब बेचती है, जिन जिन फैमिलियों में दारू पी जाती है वहाँ घरेलू हिंसा देखने को मिलती है। आए दिन सड़क पे दुर्घटना होती रहती हैं, देखने को मिली होगी। इसके साथ मानसिक तनाव भी आते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं वो मानसिक रूप से ज़्यादा तनावग्रस्त होते हैं, ठीक है। तो अगर आप दारू पे प्रतिबंध लगा दें तो इस प्रकार की समस्या को आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके साथ आर्थिक हानि भी नहीं होगी, ठीक है। मान के चलो दो व्यक्ति हैं, एक है दारू पीने वाला और एक है दारू नहीं पीने वाला, ठीक है। और दोनों मान के चलो 350 रुपये डेली के कमा रहे हैं, 350 या 300 मान लो, 300 रुपये कमा रहे हैं। अब दारू वाला है तो ये मान के चलो 200 से 250 रुपये तक शाम तक खर्च कर देगा। फैमिली में कितने देगा? 50 रुपये, और 50 रुपये की सब्जी आ जाएगी, शाम तक सारा खत्म, ठीक है। और वहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो 300 रुपये डेली कमा रहा है और इसके साथ वो दारू नहीं पी रहा है, ठीक है। तो वो घर में 300 रुपये पूरे देगा, जिसमें से 50 रुपये की मान लो सब्जी ले आया, बाकी का जो खर्चा है वो ख़त्म हो गया पूरा। मान के चलो 100 रुपये ख़त्म हो गया तो वो 200 रुपये बचा सकता है। तो फैमिली वही ज़्यादा खुश होगी जिसकी सेविंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं। और आगे यहाँ पे कहा गया प्रतिबंध की समस्या है। दारू जब प्रतिबंध लगाते तो इसके कारण क्या क्या समस्याएं वो भी देखने को मिलती हैं। देखो अब बात करते हैं, जब दारू पे प्रतिबंध लगा देते हैं तो उस प्रतिबंध के कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप दारू पे प्रतिबंध लगा देते हैं तो हर तरफ से आपको अच्छाइयाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ समस्याएं भी हो जाती हैं दारू का प्रतिबंध लगाने के कारण, तो उन समस्याओं पे भी हम निगाह डालते हैं। तो यहाँ पर पहले बात है कि तस्करी व कालाबाजारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और महंगे दामों पर दारू मिलेगी, ठीक है। देखो तस्करी होगी, जैसे मान के चलो ए राज्य है, इसमें दारू बंद हो गई है और बी राज्य में दारू भैया चालू है, तो लोग क्या करेंगे, चुपके से यहाँ पे जाएंगे और दारू, देखो इसके दो केस हैं, या तो यहीं पे दारू पी के घर पे आ जाएंगे, ठीक है, और या फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ से दारू खरीदी और आप खुद के स्टेट में आए और वहाँ पे आप चोरी से दारू बेच रहे हैं या फिर चोरी से घर पे आके पी रहे हैं, ठीक है। 2-3 केस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ऐसा आप देख सकते हैं दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। और इसके साथ आगे अगला पॉइंट कहा गया है कि पुलिस तस्कर राजनेताओं में गठजोड़ देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ है कि खान पान के अधिकार पर बैन हो जाएगा, ठीक। और इसके साथ राज्य की राजस्व हानि भी होगी, आर्थिक हानि भी देखने को मिलेगी कि अगर जिस राज्य में दारू बंद कर दी गई है तो जो दारू के कारण, जो शराब के कारण जो आर्थिक रूप से जो पैसा आ रहा था वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण आर्थिक हानि भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ आगे कहा गया है, और ये कहा गया है कि हालांकि बिहार व गुजरात के उदाहरण बताते हैं कि शराब पर प्रतिबंध अब 1 नंबर में कहा गया है कि राजस्व सृजन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। राजस्व सृजन पर देखो यहाँ पे ऊपर कहा गया है कि राजस्व के सृजन पर प्रभाव पड़ता है,
लेकिन क्या करते हैं राज्य, जब दारू बंद कर देते हैं तो राज्य के पास कई एक तरह के सोर्स होते हैं, इनकम ऑफ सोर्स होते हैं, तो यहाँ से ही तो इनकम सोर्स खत्म हो गया है। प्रत्यक्ष रूप से तो यहाँ से खत्म हो गया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से हल्का हल्का बढ़ा दिया, तो ओवरऑल जो राजस्व का सृजन है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। और इसके प्रकार, जैसे एक एग्जांपल मान लो, जैसे मान लो कोई दुकानदार है, ठीक है, और दुकानदार एक चीज़ को फ्री में आपको दे रहा है, बिल्कुल फ्री में, ठीक है, और फ्री में देने के बाद वो कहता है कि आप इस प्रोडक्ट को भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ, हमारे यहाँ से इसको भी ले जाओ। मान के चलो ये 10 रुपये का फ्री में दे दिया, तो उसमें 3 रुपये उसने यहाँ पे ऐड कर दिया, 3 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिया, 4 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से वो ओवरऑल उसका प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा ना। तो सेम इसी प्रकार से वहाँ पे होता है। तो फिर आगे यहाँ पे कहा गया है कि शराब का डर राजस्व कम। ठीक है। और किंतु फिर यहाँ कहा गया है कि आम जन उत्पादकता वृद्धि, उत्पादन अधिक क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि देखने को मिलती है। और आगे कहा गया अधिक कर राजस्व होता है। ठीक है। फिर आगे कहा गया यहाँ पर सामाजिक अपराधों में उल्लेखनीय कमी आती है। और लास्ट में कहा गया है कि अतः समस्या प्रतिबंध की नहीं है, बल्कि इसके उचित क्रियान्वयन की है। ठीक है। जिससे पूर्णतः क्रियान्वयन करना समय की मांग है। और आगे कहा गया है, और ये कहा गया है कि युवाओं पर लत से निपटने के सुझाव, युवाओं पर जो दारू पीने के, शराब पीने के जो लत है, उनसे निपटने के सुझाव क्या हो सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि मूल्य तंत्र, शिक्षा के मूल्य समावेशन, जागरूकता अभियान, कुप्रभावों से अवगत कराना। ठीक है। और इसके साथ अधिक सशक्तिकरण, जिसमें प्रभावी गरीबी उन्मूलन व रोजगार देना। और आगे कहा गया है रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना। ठीक। तो इस प्रकार से आगे कहा गया है अगला पॉइंट में कहा गया पुनर्वासात्मक। ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि आदतन युवाओं का प्रभावी उपचार, नशा युक्त केंद्रों पर सुधार। ठीक है। और आगे कहा गया है कि समाज का नशा करने वाले के प्रति धारणा प्रबंधन बदलना है। ठीक। और इसके साथ फिर अगला पॉइंट है कि महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है। और ये कहा गया है कि अमर्त्य सेन के अनुसार महिला को सामाजिक परिवर्तन की एजेंसी बनाना सामाजिक समस्याओं का समाधान है। मतलब सामाजिक परिवर्तन की एजेंसी बना दो महिलाओं को। कहने का मतलब है कि अगर सामाजिक परिवर्तन लाना है तो महिलाओं को एक तरह से मुखिया के रूप में बना दो, जिसके कारण जल्दी ही सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे समाज में। ठीक। और अगला पॉइंट कहा गया है कि कानूनी NPDS अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करना है। और फिर कहा गया है अंत में कि उपयुक्त बहुआयामी उपायों के साथ राष्ट्रीय युवा नीति व खेल नीति से युवाओं की रचनाशीलता व क्रियाकलापों के उचित दिशा देकर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने केस स्टडी को सॉल्व किया है। ठीक है। कहने का मतलब देखो, केस स्टडी में क्या है कि आपके पास जितना डेटा होगा, जितना आपके पास डाटा होगा, जितने आपके पास फैक्ट होंगे, जितने आपके पास रिपोर्ट होंगे, ठीक है, इन सारे पॉइंट से कनेक्ट करके अगर आप केस स्टडी लिखते हैं तो मान के चलो 250 नंबर में से आपके 140 नंबर प्लस कहीं नहीं गए, 140 नंबर आपके 100% आ जाएंगे और आराम से आ जाते हैं। टॉपर्स के जो मार्क्स होते हैं वो 140 से प्लस होते हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर आप वैसे ही लिख रहे हैं, बिना किसी फैक्ट के लिख रहे हैं, बिना किसी डाटा के लिख रहे हैं, बिना किसी रिपोर्ट के लिख रहे हैं, बस आपने पूरी केस स्टडी लिख दी और पेज पूरे भर दिए, तो मान के चलो 20 नंबर में से आपके मुश्किल से 6 नंबर मिलेंगे, 6 से ज़्यादा 7 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले। और मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि 5 नंबर मिले और या इससे भी कम मिले, अगर आप ऐसे ही थ्योरी के रूप में लिखते हैं। इसके साथ अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं, डाटा को ऐड कर रहे हैं और रिपोर्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, संविधान से संबंधित अगर लिंक कर पा रहे हैं तो वहाँ से जो संवैधानिक अनुच्छेद हैं उससे लिंक कर सकते हैं, कानून से संबंधित लिंक कर सकते हैं, तो आपके यही 6 और 7 नंबर आपके मान के चलो 20 नंबर में से 16 नंबर हो सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको केस स्टडी लिखनी है, विद फैक्ट और डाटा को लिंक करके। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की और भी बहुत सारी केस स्टडी देखने के लिए। तो ये GS पेपर 4 है, मैं कोशिश करूँगा इसकी 1-2 वीडियो और लेके आऊँ, उसके बाद GS पेपर 1, 2, 3 ये पेपर लेके आऊँगा और इनको एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।